अगर वो मंत्रिमंडल से बाहर किए जाते हैं तो इसमें बदनामी भी होनी है। ये दो लोग विधानसभा चुनाव जीत लिए हैं, गठबंधन बचाने का प्रयास कर रहे हैं। गठबंधन में सबसे कमजोर मुझ हमें माना जा रहा है, किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं है। कि नीतीश कुमार ने ये बात कह दी है कि जो मेरे सीट खाली हो रहे हैं, मेरे कोटे के सीट खाली हो रहे हैं, उस पर हमारे ही नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 5 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव के परिणाम, सरकारें बनना और उसके बाद बिहार में नेतृत्व परिवर्तन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि कहीं गठबंधन बदला है या किसी दूसरे की हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना, इसको भी परिवर्तन की तरह ही देखा जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद बिहार में एकमात्र सीट पर जो एमएलसी के चुनाव हुए थे, उसमें जबरदस्त ढंग से एनडीए गठबंधन की हार हुई और इस हार के बाद कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी कि सम्राट चौधरी को पहले ही झटका लगा है। हालांकि सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। आने वाला जो महीना जून का होगा, उस महीना के बीतते बीतते एक बार फिर से अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरेंगे सम्राट चौधरी, और उनकी ये कड़ी अग्नि परीक्षा है। हालांकि देखने से सब कुछ सामान्य लग रहा होगा। 9 सीटों का ये एमएलसी का चुनाव, जिसका नोटिफिकेशन जो है 1 जून को जारी होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो परिस्थितियां बनी हैं, उस परिस्थिति को देखते हुए अगर आप गंभीरता से देखें तो इसमें सब कुछ सामान्य नजर जरूर आ रहा है, लेकिन पेंच बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, क्योंकि सबसे अधिक सीट इस बार खाली हो रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, जिसका फायदा एनडीए के ही किसी घटक दल को होना है। क्योंकि जो आंकड़े हैं, जो मैजिक नंबर है, उस नंबर के हिसाब से इस 9 में से 1 सीट विपक्ष के पास, यानी कि इंडिया गठबंधन के पास जा रहा है, तो इसमें से 8 सीटें जो है वो सीधे सीधे एनडीए गठबंधन की तरफ जा रही हैं। लेकिन अगर 10वां कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा तो यहां फिर से अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी सम्राट चौधरी की। हालांकि राज्यसभा वाला चुनाव की चर्चा हम कई बार आपको कर चुके हैं। एक बार फिर से बता दें कि राज्यसभा में जो प्रदर्शन हुआ वो बेहतर प्रदर्शन था, और तब नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की बागडोर थी, लेकिन अब लगाम जो है वो सम्राट चौधरी के हाथ में है। इसको लेकर के बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, और ये पहले से तय था कि 28 जून को जब इन 9 लोगों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो उससे पहले चुनाव हो जाना है। 18 तारीख का डेट फाइनल किया है चुनाव आयोग ने वोटिंग का, और उसी दिन शाम में परिणाम भी आ जाएंगे यदि चुनाव की नौबत आती है, वरना ये सभी निर्विरोध चुने जाएंगे। लेकिन पेच यहां नहीं है। पेच सबसे बड़ा यह है कि क्या जनता दल यूनाइटेड, जिसके कोटे से 5 सीटें खाली हो रही हैं, वो अपने सहयोगियों के लिए सेक्रीफाइस करेगा? क्या अपने सहयोगियों के लिए वो 5 सीटों में से कुछ सीट छोड़ देगा? संभावनाएं कम नजर आती हैं, लेकिन गठबंधन है, सरकार है, और गठबंधन के साथियों को भी साथ में लेके चलना है। तो यहां एक परिस्थिति बन रही है कि निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी ने सेक्रीफाइस किया है तो जनता दल यूनाइटेड को भी सेक्रीफाइस करना होगा। नीतीश कुमार ने पहले ही मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को देकर एक सेक्रीफाइस तो कर दिया है, लेकिन दूसरा ये 5 सीटों का जो तिलिस्म है, ये टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भीतर ही भीतर ये बात चर्चा में है कि नीतीश कुमार ने ये बात कह दी है कि जो मेरे सीट खाली हो रहे हैं, मेरे कोटे के सीट खाली हो रहे हैं, उस पर हमारे ही लोग चुनाव लड़ेंगे और उनको ही वो आगे एमएलसी बनाना चाहते हैं। तो बाकी जो 8 सीटें बचती है उसमें से 5 तो इनके हो गए, तो बाकी बचते हैं 3 में से 1 सीट आपको किसी भी परिस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी को इस बार देना होगा, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी ने पहले से ही ये तय कर रखा था कि वो मंत्रिमंडल में भले ही उसको 1 सीट कम मिली हो, लेकिन कोटे के हिसाब से तो उसका बनता है। और ये बात चुनाव के समय से ही लगातार चली आ रही है कि जब एमएलसी का चुनाव होगा, एमएलसी की सीटें खाली होंगी तो ये लोक जनशक्ति पार्टी को एक मिलेगा। तो यहां तो बहुत ज्यादा जिस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब सवाल आगे बढ़ता है नीतीश कुमार और चिराग पासवान से आगे, तो यहां आकर के पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। पेच इसलिए फंस रहा है कि पिता पुत्र ने पहले से तय कर लिया था। लोक जनशक्ति पार्टी के बाद एक और पार्टी है जिसके कोटे में सीट आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले ही उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश को, जो आरएलएम के नेता भी हैं,
उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है, किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं है। तो ऐसे में एक सीट उनको देना लाजमी बनता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने अगर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया है तो ये तय किया होगा कि उन्हें एमएलसी बना करके और आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो निश्चित रूप से एक सीट तो यहां आरएलएम को जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे बड़ा पेंच जो फंस रहा है वो पेंच फंस रहा है हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की तरफ से। जीतन राम मांझी और संतोष मांझी जो उनके पुत्र हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, वो दोनों जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात किए हैं और उन्होंने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने ये बात बता दी है कि हम लंबे समय से गठबंधन बचाने का प्रयास कर रहे हैं, गठबंधन में सबसे कमजोर मुझ हमें माना जा रहा है और हमारे साथ हर बात छल हो रहा है। ये बात कोई पहली बार नहीं है जो जीतन राम मांझी के बारे में कहा जा रहा हो। हालांकि जीतन राम मांझी की मुलाकात जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लोगों से हुई तो क्या बात हुई ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन छन करके जो बातें सामने आ रही हैं और जो बॉडी लैंग्वेज है वो यही बता रहा है कि इस एमएलसी की 8 सीटों में से एक सीट उन्हें चाहिए और इस सीट के लिए पहले से उनके पास उम्मीदवार भी तैयार हैं। यानी कि अब सबसे बड़ा पेच जो है इन 9 सीटों में से 8 सीट जो एनडीए गठबंधन के पास सीधे सीधे नजर आ रही है। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब नॉमिनेशन होगा। जो शेड्यूल तय किया गया उसके अनुसार 1 जून को नोटिफिकेशन होगा, इसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया 8 जून तक चलेगी। 8 जून के बाद जांच की प्रक्रिया चलेगी, 9 तारीख को जांच होंगे जो लोग आवेदन देंगे उनके। इसके बाद नाम वापसी के लिए 11 जून का समय रखा गया है और मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन परिणाम भी आ जाएगा। अगर 9 के 9 ही अगर खड़ा होते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा झमेला नहीं होगा, लेकिन 10वां कैंडिडेट जैसे ही नॉमिनेशन करेगा वो कैंडिडेट किसी तरफ से हो सकता है कि वो कैंडिडेट जीतन राम मांझी अगर विद्रोही तेवर अपना लें तो अपना कैंडिडेट खड़ा करें। ये सभी परिस्थितियां, सभी स्थिति जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जब मुलाकात करने के लिए जीतन राम मांझी और संतोष सुमन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास जाते हैं, इस मुलाकात को जोड़ करके देखा जा रहा है एमएलसी चुनाव से। नोटिफिकेशन से पहले यह सूचना जारी हो चुकी है कि चुनाव 18 तारीख को 18 जून को होंगे। 28 जून को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उससे पहले आपको यह बता दें कि जो 5 सीटें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से खाली हो रही हैं उसमें एक सीट कुमुद वर्मा का है, गुलाम गौस वाली एक सीट है, मोहम्मद फारूक की एक सीट है और भी भीष्म सहनी के अलावा श्री भगवान कुशवाहा की भी एक सीट खाली हुई है। नीतीश कुमार की एक सीट ऑलरेडी आपको पता है जिसका कार्यकाल अभी 2030 तक था, वो भी खाली हुई है। तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं नजर आ रहा है कि वहां सीधे सीधे निशांत को भेजा जा सकता है, अपने पिता की जगह वो एमएलसी बन सकते हैं। इसके बाद जो 2 सीटें खाली हो रही हैं, एक संजय प्रकाश और एक सम्राट चौधरी वाली, इसमें से 2 लोग जो है ना, सम्राट चौधरी और श्री भगवान कुशवाहा, ये 2 लोग विधानसभा चुनाव जीत लिए हैं, इसलिए यहां कोई झमेला नहीं है। लेकिन बाकी की 5 सीटों का जो हमने नाम बताया, कुमुद वर्मा वाला, गुलाम गौस वाला, मोहम्मद फारूक वाला, भीष्म सहनी वाला, श्री भगवान कुशवाहा वाला, यहां जाकर के भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार इस बात को लेकर के जिद पर अड़ सकते हैं कि ये हमारी सीटें खाली हुई है और हमें चाहिए। हालांकि नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो इसमें से 3 सीटें, ये 9 सीटों में से जाता हुआ दिखाई दे रहा है जदयू और 3 भारतीय जनता पार्टी को, यानी 6 सीटें हो गई। 2 सीटें जो हैं उसमें से एक तो हमने पहले बताया लोक जनशक्ति पार्टी को और एक आरएलएम को जाएगा, क्योंकि दीपक प्रकाश को ऑलरेडी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अगर वो मंत्रिमंडल से बाहर किए जाते हैं तो इसमें बदनामी भी होनी है, कारण खोजे जाएंगे, विपक्ष के पास मौका मिल जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हो जाएंगे, ये भी बात नजर आ रही है। हालांकि नाराजगी का उनके बहुत बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो सीट कांग्रेस की खाली हो रही है, कांग्रेस के खाते में कुछ नहीं जा रहा है। सुनील कुमार सिंह का एक सीट जो खाली हो रहा है आरजेडी का, वो भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन सुनील कुमार को एक बार फिर से पार्टी भेज सकती है एमएलसी कोटे से, इसलिए लग रहा है कि विधान परिषद में पार्टी का पक्ष रखने वाले मजबूत नेताओं में से एक
सुनील कुमार को जाना जाता है। सुनील कुमार लड़ाकू नेता हैं और सत्ता पक्ष के सामने वो टर्न करके खड़ा भी रहते हैं। तो ऐसे में सुनील सिंह का जो है वो एक तो कंफर्म नजर आ रहा है, लेकिन इसमें भी झमेला है कि महागठबंधन के दल जिनके पास 41 का नंबर है वो क्या फैसला लेते हैं। क्या कांग्रेस इसके लिए राजी होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यसभा की तरफ कांग्रेस एक बार फिर से विद्रोह कर दे, कांग्रेस के विधायक विद्रोह कर दें। तो ये सारी परिस्थितियां होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ सामने जो आ रही है वो ये कि जीतन राम मांझी जब मुलाकात करने गए हैं तो वो इतना आसानी से मानने वालों में से नहीं है। जीतन राम मांझी का कहना यह है कि हर बार हमें ही क्यों कटघरे में खड़ा किया जाता है या हमें ही कम क्यों दिया जाता है। हमने 5 सीटों पर समझौता किया विधानसभा में, हमें 1 सीट मिली लोकसभा में, जबकि हमारे पास विकल्प मौजूद थे। हम वो भी जीत करके आए, 5 की 5 जीत करके आए, 1 सीट मिला एक वो भी जीत करके आए, और जो लोग नहीं जीते उन्हें राज्यसभा भी भेज रहे हैं और आप विधान परिषद की भी सीट दे रहे हैं। ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरा होगा। निश्चित रूप से यहाँ एक अग्नि परीक्षा सम्राट चौधरी को देनी होगी, और फाइनल अल्टीमेटम जब जीतन राम मांझी ने दे दिया है तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन में इस पर चर्चा होगी। क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कई नाम हमारे सामने हैं जिसमें निशांत के अलावा जो जदयू से नाम आ रहे हैं उसमें तारापुर से जिनको टिकट नहीं मिल पाया था, राजीव सिंह, उनको भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो एमएलसी में भेजे जा सकते हैं। हर्षवर्धन का नाम आ रहा है, कविता सिंह का नाम आ रहा है जिन्होंने सेक्रीफाइस करना पड़ा था लोकसभा चुनाव में, अपनी सीटें गंवानी पड़ी थी, देनी पड़ी थी। ये सारी चीजें तो नजर आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईबीसी को साधने के लिए और मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए नीतीश कुमार सोच सकते हैं, और मुस्लिम समुदाय और अति पिछड़ा समाज से भी किसी को एमएलसी बनाया जा सकता है। तो ऐसे में भीष्म सहनी का अगर फिर से कंटिन्यू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं आपको बता दें कि बाकी के लोग भी इंतजार में हैं और कई नाम हैं जो एमएलसी बनने की लिस्ट में शामिल होते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है। एक बार फिर से जो संजय का जा रहा, संजय प्रकाश का, वो फिर से एक बार जा सकते हैं, वापसी उनकी हो सकती है, एमएलसी बनाए जा सकते हैं। या फिर जो परिस्थितियां बनी हैं इसमें एक सीट जो आपको नजर आ रहा है खाली हुआ है, नितिन नवीन के इस्तीफा के बाद विधानसभा का बांकीपुर का सीट, उस सीट के लिए कायस्थ मजबूत उम्मीदवार खोजा जा रहा है। इसमें रणवीर नंदन का नाम सबसे ऊपर में लिया जा रहा है। अगर उस पर कायस्थ उम्मीदवार को नहीं उतारा गया या रणवीर नंदन को मौका नहीं मिला तो रणवीर नंदन को भी एमएलसी बनाया जा सकता है, क्योंकि कायस्थ समाज की नाराजगी को दूर करने में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। एकमात्र नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देने से कायस्थ समाज संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि पिछले ही चुनाव में जब कुम्हरार से टिकट कटा था कायस्थ समाज का तो काफी विद्रोह हुआ था, जिसे रणवीर नंदन ने जाकर के संभाला था और वहां से कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी ने उतारे थे उसको जितवाया भी था। तो अभी ये पूरी तरह से मामला चल रहा है और इस मामले में सम्राट चौधरी को बहुत स्मार्ट फैसला लेना होगा कि कैसे एनडीए गठबंधन को एकजुट रखें और नीतीश कुमार को भी नाराज न किया जा सके। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। हमारी नजर बनी हुई है, नोटिफिकेशन 1 तारीख को होने के बाद यह प्रक्रिया और तेजी से जाएगी और हम आपको एक एक मिनट का अपडेट बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।